वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस। आज हम लोग क्लास 12th के प्रथम पाठ का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को चालू करने वाले हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक ना। तो इसका अध्ययन आज हम लोग पहले क्लास में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? नहीं, तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पहला पार्ट कौन है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। तो देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी किसको कहते हैं। सर, यह एक विज्ञान की शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर कोई आवेश विराम में है, रेस्ट में है, नहीं, अगर आवेश क्या है? विराम में है, ठीक ना, तो उससे संबंधित जो हम अध्ययन करेंगे उस किसके अंतर्गत हम लोग करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत करेंगे। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग विराम अवस्था में जो आवेश होगा उससे संबंधित जो घटनाएं घटित होगा उसका अध्ययन हम लोग करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रेशम का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? रेशम का टुकड़ा है, ठीक ना। और ये एक छड़ है, रड है, छड़ है, ठीक ना। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी व्यक्ति या वस्तु है, सब आवेशों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? सभी जो है आवेशों से मिलकर बना होता है। हम लोगों में गतिशील आवेश है जिसके कारण हम लोग गमन करते हैं, नहीं, और बाकी जितने भी पदार्थ हैं सब में कौन आवेश पाया जाता है? विराम आवेश। उसमें भी आवेश है लेकिन वो रेस्ट में है, विराम में है, नहीं। अर्थात दुनिया में जितने भी वस्तु है सभी के अंदर क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, नहीं। उसी आवेश के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं, नहीं। तो हम लोग में भी आवेश पाया जाता है और जितने भी जीव जंतु वस्तु जो भी है सभी के अंदर आवेश पाया जाता है। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसके अंतर्गत जो है आवेश जो होता है वो विराम में होता है, नहीं। जैसे हम यही रेशम के टुकड़े की बात किए तो इसमें भी आवेश है, और ये एक छड़ की बात किए तो इसमें भी आवेश है, लेकिन ये आवेश मेरा किस में है? विराम की अवस्था में है। अब इसको जब हम दोनों को रगड़ेंगे, इस छड़ से जब इस रेशम की टुकड़े को हम रगड़ेंगे तो देखना एक वस्तु धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा, नहीं। जब दोनों को रगड़ेंगे तो एक वस्तु जो है धनावेशित हो जाएगा और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। अर्थात जैसे ही रगड़ेंगे इसको तो आवेश गति करने लगेगा। क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा, और उस स्थिति में एक प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। जब तक इसको हम नहीं रगड़ रहे थे ये दोनों विराम में आवेश बैठा हुआ था, लेकिन जब इसको रगड़े तो एक धनावेशित और एक ऋणावेशित हो गया, नहीं। तो यही है स्थिर वैद्युतिकी। हम लोग इसमें स्थिर आवेश से जो भी घटनाएं घटित होगा उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग
स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नहीं, अर्थात यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जितनी भी घटनाएं घटित होगा उसका हम लोग अध्ययन किसमें करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी में करेंगे। तो चलो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। चलो पहला इसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन कि आवेश क्या है। नहीं, आवेश क्या है? पहला क्वेश्चन हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? नहीं, तो देखो यहाँ पे इधर देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं? जो पदार्थ, ठीक है ना, जो पदार्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित कर देता है। जो पदार्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या फिर विकर्षित कर देता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। ठीक ना? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जो पदार्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित कर देता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। देखो, जो पदार्थ किसी वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या फिर विकसित कर देगा उसी को हम लोग उस पदार्थ को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे धन आवेश। क्या कहेंगे? धन आवेश, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋण आवेश। इसका इंग्लिश होता है नेगेटिव चार्ज। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो आवेश कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक को कहेंगे धन आवेश और एक को कहेंगे ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब सर वो हो गया प्रोटॉन, ऋण आवेश का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन। नहीं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दो अगर समान आवेश रहे, प्रोटॉन रहे, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित या विकर्षित करेगा। नहीं, अगर समान आवेश रहेगा तो वो एक दूसरे को विकर्षित कर देगा। लेकिन अगर विपरीत आवेश रहे, एक बगल प्रोटॉन रहे एक बगल इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित कर देगा। क्या करेगा? आकर्षित कर देगा। ठीक है ना? तो समान आवेश में विकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि ये जब समान आवेश था तो इसमें भी प्रोटॉन का मतलब ये प्लस धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो धन आवेश जुड़ा हुआ है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति जो है वो ग्रहण करने की है, अब प्रोटॉन की प्रवृत्ति दान करने की है। अतः दोनों और क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो विपरीत आवेश में ही आकर्षण होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धन आवेश और ऋण आवेश में विभेद को पढ़ने वाले हैं, अंतर को पढ़ने वाले हैं। तो देखो आगे, धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर। धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों में क्या अंतर है? तो हम लोग जानते हैं कि धन आवेश हम लोग प्रोटॉन को कहते हैं और ऋण आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक ना। तो पहला इसमें लिखना है, यह एक धनावेशित कण है, धनावेशित कण है। इधर लिखना, यह एक ऋणावेशित कण है, ठीक ना। ये क्या है, ऋणावेशित कण है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि जब कोई वो परमाणु हो तो इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होता है, नहीं, और कोई भी परमाणु हो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा ही। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, परमाणु का मौलिक कण है, नहीं, इसके बिना परमाणु संभव नहीं है। तो दूसरा लिखना है, यह परमाणु का मौलिक कण है। क्या है, मौलिक कण है। इधर भी लिखना है, ये भी है मौलिक कण, ये भी है, नहीं, इसके बिना भी परमाणु संभव नहीं है। तीसरा देखो, इधर तीसरा क्या है कि जब कोई धातु और अधातु रहता है और आपस में रिएक्शन करता है तो प्रवृत्ति क्या होता है सर, कि धातु जब भी करता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है और वो धातु की प्रवृत्ति होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अर्थात जब किसी, या मान लेते हैं जब किसी चालक तार से धारा बहता है, क्या बहता है, धारा बहता है, तो जब धारा बहता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, प्रोटॉन नहीं दौड़ता है। क्या दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ठीक ना। तो किसी भी रिएक्शन में, ठीक ना, कोई भी प्रक्रिया हो, रिएक्शन हो, ठीक ना, समीकरण हो, उसमें जो भाग लेगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ बैठा हुआ है, नाभिक में बैठा हुआ है। तो भाग कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन भाग नहीं लेते हैं। तो तीसरा हम लोग लिख सकते हैं इसमें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसका योगदान नहीं होता है, योगदान नहीं होता है, अर्थात यार ये भी लिख सकते हो, ये भाग नहीं लेता है। इसमें लिखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। यही था धन आवेश और ऋण आवेश में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश का संरक्षण क्या है, नहीं,
आवेश के संरक्षण के बारे में जानेंगे। चलो, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? नहीं, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत हम लोग को जानना जरूरी है कि सर हम लोग ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। या समझ में, हम लोग ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश का खल क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है, अदला बदली होता है, ठीक ना। ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और ना इसका निर्माण कर सकते हैं, अर्थात इसका खाली क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसी को हम लोग कहेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही पड़ा रहेगा। जैसे अभी हम बात किए थे कि रेशम का ये टुकड़ा था और एक छाड़ था, नहीं तो इस पर भी हम मान लेते हैं 10 कूलम आवेश है, इस पर 20 कूलम आवेश है। नहीं तो करेंगे क्या, जब दोनों को हम घर्षण करवाएंगे तो ये धनावेशित हो जाएगा छड़, नहीं, और ये रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाएगा, होगा ना। तो क्या होगा कि धनावेशित जो हुआ उससे कुछ, धनावेशित का मतलब दान करेगा वो, और ऋणावेशित का मतलब वो ग्रहण करेगा। तो छड़ से कुछ आवेश जो है इसमें आ जाएगा, इस रेशम की टुकड़ा में आ जाएगा। और जब रेशम की टुकड़ा में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो धारा भी क्या होगा? आएगा सर, धारा भी उसके साथ साथ बहेगा, ठीक ना। तो इसमें आवेश नष्ट नहीं होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आदान प्रदान खाली होता है, ठीक। इसी को कहेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी भौतिक उपाय द्वारा किसी भी भौतिक उपाय द्वारा ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसका निर्माण संभव है, निर्माण संभव है, और ना ही इसका निर्माण संभव है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। किसी भी भौतिक उपाय द्वारा ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण संभव है, ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? नहीं, हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखो क्या है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। क्या है? ये कोई वस्तु है। जब इसको हम आवेशित करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे अर्थात आवेशित करेंगे, ठीक ना। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो इस पर आवेश का जो मान होगा ना, इस पर जो आवेश का मान होगा वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण सांख्यिक गुणज होगा। है समझ में? जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, इस वस्तु ए को जब हम आवेश देते हैं तो ये जो आवेशित होता है, इस पर आवेश का जो मान होगा वो हमेशा जितना भी इलेक्ट्रॉन देंगे उसका पूर्ण सांख्यिक क्या होगा? गुणज होगा। उसका पूर्ण सांख्यिक गुणज होगा। अर्थात जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस पर पूरा आवेश जाता है, ये नहीं कि भिन्न में आवेश जाता है। नहीं, जब भी आवेशित करेंगे वो पूरा अंक में जो है यह वस्तु आवेशित होगा। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या होगा इसका डेफिनेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस पर आवेश का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण सांख्यिक गुणज होता है। गुणज होता है, ठीक ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण सांख्यिक गुणज होता है। अर्थात हमेशा वह पूरा अंक में ही आवेशित होगा। जैसे Q बराबर आवेश का जो मान होगा वह इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पूर्ण सांख्यिक गुणज होगा, Ne, ठीक ना। जहां N क्या है? जहां N जो है N बराबर 1 +-1 +-2 +-3 +-4 हमेशा पूर्णांक में आएगा, ठीक ना। और E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिस पर हम लोग जानते हैं आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नहीं तो जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उस पर ये Q जो है आवेश का मान जो होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण सांख्यिक गुणज होगा। उसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका गुण क्या है, आवेश का गुण क्या है। चलो अगला देखते हैं आवेश के गुण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आवेश का गुण। नहीं, इसका क्या क्या गुण है। तो आवेश का गुण क्या है? तो पहला हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे कि ना तो हम लोग आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसका निर्माण कर सकते हैं। अर्थात आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? वो कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक। तो इसका पहला गुण हो जाएगा आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक ना। ये कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अभी तुरंत पढ़े, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? संभव है। इसको हम लोग क्वांटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो दूसरा लिख सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण संभव है। संभव है। आवेश का क्वांटीकरण संभव है। तीसरा भी लिख सकते हो कि यह जो है दो प्रकार का होता है। यह धनावेशित तथा
ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक, ये धनावेशित और ऋणावेशित होता है। अगर पूछा जाए आवेश के गुणों को लिखे तो ये तीनों जो है लिख देना। ठीक, अब आते हैं हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो विद्युत आवेश के संबंधित जो है कूलाम ने क्या नियम दिया था। विद्युत आवेश के संबंध में कूलाम के नियम ठीक है ना। विद्युत आवेश के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम को। तो कूलाम ने क्या कहा था, मान लेते हैं ये देखो कुछ दूरी पर दो गो आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है ना, कुछ दूरी पर है। मान लेते ये कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है ना। तो कूलाम ने कहा था कि यदि दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो इसके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, अगर मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, धन आवेश है, तो दोनों में विकर्षण होगा। यदि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो वहां क्या होगा, आकर्षण होगा। इसलिए दोनों के बारे में बताया। कहा कि यदि दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जो होगा वह, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल F जो होगा वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती। आवेश का गुणनफल कितना है, Q1 इंटू Q2, आवेश के गुणनफल का समानुपाती और उनके दूरी